नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास कुछ दिनों के बाद आयोजित होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बयान सियासी हलकों में काफी गर्माहट पैदा कर रहा है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने एक प्राइवेट चैनल के साथ एक इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से जुड़े तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। लेकिन एक बयान जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है वो ये, उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद हालातों में सुधार हुआ है और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव हुआ है, सकारात्मक बदलाव हुआ है। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि स्टेटहुड को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार ये दोहरा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उनकी ये बात जो है झूठी नहीं होगी। वहीं दूसरे नेताओं ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और तीखी प्रतिक्रिया आई है। उनमें कई नेता शामिल हैं। मीरवाइज उमर फारूक ने उन पर निशाना साधा है, सजाद गनी लो ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है, पीडीपी के वहीदुर रहमान पारा की तरफ से उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा गया है। क्या उमर अब्दुल्ला जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं या फिर असेंबली के इजलास से पहले, यानी कि असेंबली के सत्र से पहले ये एक सोची समझी रणनीति है जिस पर उमर अब्दुल्ला चल रहे हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी सीनियर पत्रकार हमारे साथ हैं, ललित खजूरिया हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, स्वागत है आपका जम्मू संवाद में। उमर अब्दुल्ला कभी वो बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो 370 हटा वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों पर हमला था, और अभी भी खैर वो जम्मू कश्मीर इस चीज को लेकर वो केंद्र से नाराजगी ही जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का यह बयान कि जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है, क्या इस बयान के मायने हैं या फिर ये छोटी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? जी नरेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। अभी पिछले 24 घंटे में ये काफ़ी एक इसमें जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का ये बयान था, एक टीवी चैनल में उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, तो इसमें एक डिबेट जनरेट हो गई है। एक्चुअली जब आप उनका पूरा इंटरव्यू देखें तो उनको जो पत्रकार है उसने एक ऐसे सवाल में फंसा दिया कि वो उसको इसका नेगेटिव जवाब दे ही नहीं पाए, क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी ये कहें कि 370 टूटा, गलत हुआ, लेकिन ये रियलिटी है, ये सच है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या 370 टूटने के बाद स्थितियां सुधरी हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि स्थितियां सुधरी हैं, उन्होंने कहा कि स्थितियों में चेंज हुआ है। उन्होंने स्पेशली कहा कि जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स है वो कम हुई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा जानता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो एजिटेशनल कैलेंडर इशू होता था, वो बिल्कुल बिल्कुल, कैलेंडर दो दो महीने टोटली तक जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर घाटी में अलगावादी जी इलाके जो है वहां पर हड़ताल रहती थी, लेकिन अब जो है वो स्थिति में सुधार हुआ है। ये बिल्कुल एजुकेशनल कैलेंडर बंद हो गया, स्टोन पेल्टिंग एक हिस्ट्री बन गई है। तो ये चाहे उमर अब्दुल्ला ये माने या ना माने, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि पिछले 5 सालों में जब से 370 टूटा उसके बाद काफ़ी ग्राउंड पे स्थितियां काफ़ी बदली हैं। ठीक है, मिलिटेंसी के जो टेररिज्म के इंसिडेंट हैं वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है, कुछ कमी आई है, लेकिन जो एजुकेशनल टेररिज्म था उसमें काफ़ी हद तक रोक लग चुकी है। ऑलमोस्ट एजुकेशनल टेररिज्म को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया गया है। तो उमर अब्दुल्ला ने इसी संदर्भ में बात की थी। ये ठीक है कि अब बात एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है, तो इसका ये बात, इसका फायदा, इसको जो अपोजिशन पार्टीज है आने वाले विधानसभा के सत्र में भी इसको काफ़ी अग्रेसिवली उठाएंगे, और देखते हैं अब उमर अब्दुल्ला इसका क्या जवाब देते हैं, उनकी पार्टी क्या जवाब देती क्या उमर अब्दुल्ला ना चाहते हुए भी इस बात को स्वीकार उनको करना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात में तब्दीली आई है? यानी कि सियासत तो कहती है कि वो इस चीज को स्वीकार नहीं करें, लेकिन जमीन पर जो हकीकत है उमर अब्दुल्ला को ना चाहते हुए भी
वो स्वीकार करना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात में तब्दीली आई है और उन पत्रकार ने उनसे ये उगलवा लिया है। देखिए नरेश जी, आप जमीनी हालात से कितनी देर तक आंखें मूंदोगे? ये सच है, ये उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं, पीडीपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, जहाँ सजाद लोन भी ये जानते हैं, और तो और जो सेपरेटिस्ट लीडरशिप है वो भी ये जानती है कि अब जो उनकी जो पॉलिटिक्स थी, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स थी, वो कश्मीर घाटी में वो अब चलने वाली नहीं है। लोग उनको कोई रिस्पांस नहीं देते, लोग भी समझ चुके हैं, और सरकार ने जो कदम उठाए उनका भी ये रिजल्ट है कि अभी जो है कश्मीर घाटी में जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स है वो तो लगभग खत्म हो चुकी है। कैलेंडर वाली जो जो कैलेंडर होता था, स्ट्राइक का कैलेंडर, हड़ताल कैलेंडर, वो भी खत्म हो चुका है। तो उमर अब्दुल्ला को मजबूरी में ये मानना पड़ा, ये आपकी बात ठीक है, कि ना चाहते हुए भी उनको ये मानना पड़ा कि कश्मीर में हालात सुधरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, ना चाहते हुए भी उमर अब्दुल्ला को ये मानना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात में तब्दीली आई है, या फिर ये कोई सियासी पहलू इसमें छुपा हुआ है? आप किस नज़र से देखते हैं इसे? देखिए, सियासी पहलू जो छुपा है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हालातों में बदलाव आप इस तरह से देखिए कि जो प्रतिबंधित एक जमात थी, जमात इस्लामी, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बना दी है। यानी कि अब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो विश्वास रख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये वो सरकार नहीं है, ना ये वो सरकार यूपीए वाली सरकार है केंद्र में, ना ही वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार है जो अपीजमेंट की पॉलिसी चलते थे कि कहीं इन्हें नाराज ना हो जाएं ये लोग। लेकिन अब उन्हें ही पता चल रहा है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, केंद्र में जो गृह मंत्री वो अमित शाह हैं, जिन्होंने हमेशा जो कहा वो किया। उन्हें पता चल गया कि अब ये अलगाववाद, ये क्या कहते हैं, बंद, पत्थरबाजी या और दूसरी क्या है कि मतलब कि बंद का आह्वान करना या स्कूल को जला देना, या कितनी घटनाएं होती थी, अब इस तरह की घटनाएं जो हैं वो ना के बराबर है। हाँ, इक्का दुक्का आतंकी हमला हो जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके पीछे जो आप देखिए वो केंद्र सरकार के 10 साल की ये मेहनत है कि हमने जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाना है। मेन स्ट्रीम में तो पहले भी था, लेकिन ये जो वारदातें होती थी ये कहीं ना कहीं देश के अन्य राज्यों के लोगों में जहन में ये चीज़ वो मतलब कि सवाल उठाती थी कि जम्मू कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, तो वहाँ पर इस तरह की ये जो होती है प्रतिक्रियाएं आती हैं, या फिर पत्थरबाजी, आतंकवाद, अलगाववादी नेताओं का अपना वो दिखाना कि जो हमने एक बार कह दिया सो कह दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई, और लोगों का उस पर अमल करना, इसमें काफ़ी कमी आई है। दूसरा, ये खुलकर उमर अब्दुल्ला साहब नहीं कह सकते कि हाँ केंद्र सरकार जो है उसने बदलाव किया, लेकिन हाँ जबी जुबान में आप देखिए जो इशारे हो रहे हैं वो यही बता रहे हैं, और बीच बीच में वो ये भी कह देते हैं, कोई ये ना समझे कि हम केंद्र के साथ मिलकर चल रहे हैं या केंद्र की नीतियों को अपना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो मिल गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों खबर भी जिस तरह से फ्लोट हो रही थी वो बता रही थी कि इनकी नज़दीकियां जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री के कसीदे कसना, ये कहना कि जब से ये आए हैं रोड्स को देखिए किस तरह उसका नवीनीकरण हो रहा है या चौड़ीकरण हो रहा है, तारीफ कर चुके तो हैं। ये कुल मिलाकर उनकी मजबूरी भी है। और दूसरा, उनको लग रहा है कि 370 पर ज्यादा बात करना जो है वो लोगों को गुमराह करना है। हाँ, मैनिफेस्टो में ये चीजें हो सकती थी और उन्होंने की भी कि हम मैनिफेस्टो में हम ये लाएंगे, लेकिन यकायक उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई साहब जिनसे हमने लेना है उन्होंने हटाया था, अब उनकी मर्जी है देना या नहीं देना, मैं नहीं इसकी बात करूंगा। उनका ये बयान आया था कि जिस सरकार ने 370 हटाया था उस सरकार से हम उसकी बहाली की मांग नहीं कर सकते। हालांकि कल के इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने 370 को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर का जो भारत के साथ विलय है, अगर ये स्थायी है तो ये जो प्रोसेस था, पूरा विलय को स्थायी करने का जो प्रोसेस था उसमें 370 भी शामिल है। तो 370 देखिए नरेश, ये अब ना सिर्फ ये डिबेट का हिस्सा है। अब ये सिर्फ कोई भी इंटरव्यू लेगा इनसे, चाहे इंटरनेशनल लेवल के रिपोर्टर्स आ जाए वो इंटरव्यू ले ले, चाहे नेशनल चैनल्स वाले इंटरव्यू ले ले, या फिर अब जम्मू कश्मीर के पत्रकारों उनसे इंटरव्यू ले ले, कोई भी उनसे जो इंटरव्यू लेगा उसमें यही चीज़ वो दोहराएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरे बस में है ही नहीं है। और ये मतलब यूटी हो चाहे स्टेट हो, उस असेंबली का अब कोई रोल नहीं होगा, जो होगा केंद्र से होगा। दूसरा, दिनेश सर ने जिस तरह से कहा कि नज़दीकियां जो है वो बढ़ रही हैं
और उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरह से कह रहे हैं, ठीक है, बदलाव, देखिए आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं, आपका बदलाव क्या है? आपका बदलाव ये है कि मेन स्ट्रीम में लोग आए, कश्मीर के लोग आए, वो तरक्की में अपना योगदान दें, टूरिस्ट जो है वो अगर वहाँ पर आता है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज देखिए वही ये क्या लाल चौक है, यहाँ पर किसी ज़माने में आप देखिए मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर तिरंगा जब फहराने गए थे तो कितनी सिक्योरिटी के बीच में गए थे, और आज वहाँ का लोकल्स जो है या फिर जो सैलानी आते हैं वो बिना खौफ के वहाँ पर तिरंगा फहराते हैं। तो ये बदलाव ही तो है, और क्या चाहिए बदलाव का? दूसरा ये है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर खुल रही है, आईआईटी अगर जम्मू में खुल रहा है, अगर आप वहाँ पर देखिए कई शिक्षा संस्थान जो हैं वो वहाँ पर खुल रही हैं, तो लोग हिस्सा ही तो ले रहे हैं उसमें। और किस तरह का बदलाव चाहिए? हाँ, पॉलिटिकल बदलाव जो है वो अभी वहाँ पर जो खासकर पीडीपी या दूसरी अगर हम बात करें उनको ये रास नहीं आ रहा। जिस तरह से पारा ने कहा कि आप जिस शांति का समर्थन कर रहे हैं वो शांति जो है वो फोर्सफुली लाई गई है, वो शांति जो है यूएपीए लगा हाँ, कर वो लाई गई है, यूएपीए के माध्यम से आई वो जो है, शांति वो लाई वो एजेंसी पीएसए एजेंसीज के जम्मू जरिए कश्मीर लाई में लगा, गई है। वो एएनआईए के जरिए लगाई गई है, और घरों को और प्रॉपर्टी को सीज कर कर वो लाई गई है, वेरिफिकेशन की जाती है, कड़े कानूनों के तहत कैदियों को बाहर रखा जाता है, और मुलाजमों को नौकरी से निकाल कर ये जो तब्दीली है ये लाई गई है। दिनेश जी के पास एक बार फिर से मैं जाना चाहूंगा। दिनेश जी, क्या ये जो मुद्दे जो नेता, मैं पीडीपी के नेताओं और सजाद लोन और दूसरों की बात कर रहा हूं जो उमर अब्दुल्ला पर निशाना साध रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पीएसए जो पीएसए के तहत, यूएपीए के तहत, या फिर जो दूसरे कड़े कानून हैं जो अलगाववादियों पर और आतंकवादियों पर शिकंजा कसते हैं, उन्होंने ये निशाना साधा है। तो क्या आने वाला जो इजलास होगा ये तमाम मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, इस तरीके के सवालों का जो सामना है वो करना पड़ सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इस चीज का स्वागत करेगी ही, कह ही रही है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है, लेकिन दूसरी पार्टियों का जो रुख है क्या वो उमर अब्दुल्ला के लिए चुनौती बन सकता है? क्योंकि कश्मीर की सियासत ये कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर घाटी में बदलाव हुआ है और 370 जो है वो पुरानी बात हो गई है। इसी लिए उमर अब्दुल्ला शायद बीच बीच में 370 का जो मसला है वो भी उठाते रहते हैं, हालांकि अपने आप को बीजेपी से दूर करने की कोशिश भी वो करते हैं। देखिए नरेश जी, ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन है जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं कि ऐसे इश्यूज को बार बार उठाना, 370 को उठाना, यूपी इसकी बात करना, यूपी एपी की बात करना, पीएसए की बात करना, ये चाहे वो माने चाहे ना माने, जैसे हमने पहले भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर में हालात काफ़ी सुधरे हैं। अगर हम चुनाव की बात करें, आपने देखा लोकसभा के चुनाव हुए उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, विधानसभा के चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, कोई बायकॉट की कॉल नहीं आई। शायद पहली बार ऐसा चुनाव हुआ जिसमें कोई बायकॉट की कॉल नहीं थी। तो अब ये पीडीपी वाले, ठीक है, उनका ये बीइंग अपोजिशन उनकी ये ड्यूटी है, जहाँ उनका ये रोल है कि वो सरकार को किसी न किसी इशू पे घेरेंगे, तो वो सरकार को घेरेंगे। तो चाहे वो चीफ मिनिस्टर की जो का ये वक्तव्य हो जिसमें उन्होंने कहा कि स्थितियां सामान्य हुई हैं, जहां चीफ मिनिस्टर की बीजेपी केंद्र के साथ नज़दीकियां बढ़ रही हैं, ये सिर्फ एक अपनी पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि पीडीपी, जैसे हमने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि हिस्ट्री जब से पीडीपी बनी है 1999 में पहली बार पीडीपी को 3 सीट्स मिली हैं, जो मतलब लोएस्ट एवर टैली है पीडीपी के इतिहास में। क्योंकि पीडीपी अगर अपनी बीज बिहारा जैसी सीट हार गई जो उनका गढ़ था, तो फिर पीडीपी को लगता है कि उनको अपनी वही सॉफ्ट सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स करना पड़ेगी, ताकि जो अपना खोआ हुआ आधार है पीडीपी द्वारा रिट्रीव कर पाए, दोबारा उस आधार को अपने पास, मतलब वापस अपना आधार वापस ला सके। वही हाल सजाद लोन का है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में उनको एक पावरफुल लीडर कहा जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी सीट भी बड़ी मुश्किल से जीती है। इसलिए ये एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म चलेगा। तो क्योंकि उनको अपनी अपनी जमीन, खोई हुई जमीन को वापस लेना, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस तरह की बातें होना। ये बातें आने वाले विधानसभा सत्र में भी चलेंगी और सत्र के बाहर भी चलती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष में पार्टियां होंगी, और खास करके जैसा कि आपने बताया कि पीडीपी जिसका कभी आधार कश्मीर में अच्छा खासा था, 3 सीटों पर महज वो सिमट गई है, तो जाहिर सी बात है ऐसी पार्टियों को
अपनी सियासी जमीन फिर से कब्जाने के लिए मुखर होना पड़ेगा। और शायद यही बात है कि चाहे वो शराब का मुद्दा हो, पीडीपी काफी मुखर है, और दूसरे जो नेता खास करके कश्मीर घाटी के उमर अब्दुल्ला पर काफी मुखर है। एक बार फिर से मैं ललित खजूरिया जी के पास आऊंगा। ललित जी, उमर अब्दुल्ला का एक और बयान स्टेटहुड को लेकर, क्योंकि स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर के लिए अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है 370 के बाद। स्टेटहुड को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया उमर अब्दुल्ला जी से, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार अगर ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड मिलेगा, तो उनकी बात जो है वो झूठी नहीं होनी चाहिए, उनकी बात पूरी होनी चाहिए, यानी कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। कितना बड़ा भरोसा जो है वो उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जता रहे हैं। देखिए, वो जताए या ना जताए, ये उनकी मजबूरी है और सबको ये मानना पड़ेगा। अगर उन्होंने कहा देना तो देना है, लेकिन कब देना है ये उन पर तय करता है। आप सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रहा है कि आपका सही वक्त कब आएगा, उन्होंने चुनावों के साथ ही कहा था कि स्टेटहुड दिया जाए, लेकिन वो बार बार संसद में ये कहते हैं कि अभी सही वक्त नहीं आया है। और मुझे नहीं मालूम कि वो सही वक्त क्यों नहीं आया, क्योंकि दिनेश सर ने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर चुनाव जो हुए बड़े शांति प्रिय हुए हैं, किसी ने बाइकआउट नहीं किया। और जैसा मैंने कहा कि जमाते इस्लामी जो एक धार्मिक संगठन है, वो खुद अब पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बना ली है। तो सोचिए ना, इससे बड़ा बदलाव क्या होगा कि जो कल तक आपके चुनावों का बहिष्कार करते थे, जो लोगों को भड़काते थे, अपने बहकावे में ले लेते थे, वो भी अब इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला साहब कहें या ना कहें, लेकिन ये उनकी मजबूरी भी है और हम जम्मू कश्मीर के लोगों की भी मजबूरी है। ये हर उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की मजबूरी है हाँ में हाँ मिलाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुखर होकर कभी भी अपने ही नेतृत्व से ये कभी सवाल नहीं उठाएगी कि भाई साहब स्टेटहुड हमें फटाफट दीजिए। अगर ये स्टेटहुड के लिए इतना होते, ईमानदार होते कि हाँ, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं क्योंकि इस समय वो विपक्ष में है, और जाहिर सी बात है अगर विपक्ष में है तो लोगों ने भी आपको वोट इसलिए दिए थे कि स्टेटहुड जो है वो यहां पर मिले, और ये स्टेटहुड के लिए ये तो कभी बोलेंगे नहीं। दूसरा, एनसी, पीडीपी या दूसरी जो इंडिपेंडेंट हैं, अगर ये इतने ईमानदार होते तो ये स्टेटहुड का प्रस्ताव पहले ही सत्र, जब पहला सत्र लगा था, वहां पे ले आते। आपने कैबिनेट में फटाफट प्रस्ताव लेकर आए, आप यहां पर लाते, लेकिन नहीं लाए। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भले ही मैं यहां पे जितना मर्जी प्रस्ताव ले आऊं, लेकिन माना तो वहां पर ही है ना दिल्ली वालों ने, और ये दिल्ली वालों पे डिपेंड है। हम जम्मू कश्मीर के पूरी आवाम दिल्ली की उस नेतृत्व पर डिपेंड है, जब वो चाहेंगे देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अगर नहीं दिया है तो आप सोच लीजिए कि इतनी जल्दी ये मिलने वाला नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे थे, ये दिनेश सर से मैं समझना चाहूंगा कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर पीडीपी और एनसी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती या बीजेपी अगर कामयाब हो जाती जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए, तो क्या स्टेटहुड सर मिल सकता था इतनी जल्दी? मतलब चांसेस थे, मिल जाता है। दिनेश सर, आपसे सवाल है। दिनेश सर आपसे सवाल कर रहे हैं ललित जी। देखिए ललित जी, जब जम्मू कश्मीर है ये बीजेपी का आज का नहीं है, जनसंघ के जमाने का बीजेपी की आइडियोलॉजी का ये कोर इशू है। बीजेपी लगभग 70 साल एक इंतजार करती थी कि कब वो इस पोजीशन में आए को अपने इस कोर इशू को सॉल्व कर पड़े, क्योंकि आर्टिकल 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बीजेपी के 3 आइडियोलॉजिकल इशू हैं। 2 इशू उन्होंने सॉल्व कर लिए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को एक्सीडेंटली 2018 के बाद जब पीडीपी की सरकार से उन्होंने समर्थन वापस कर लिया, तो बीजेपी को एक पावर मिल गई। तो बीजेपी ने उस पावर को बड़ी इफेक्टिवली और लीगली यूज करके जो उनका अपना एजेंडा था उन्होंने वहाँ इम्प्लीमेंट किया। 5-6 सालों में उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको इम्प्रूव किया। अब बीजेपी इतनी जल्दी नहीं चाहेगी कि 5 सालों में जो उन्होंने अचीव किया है वो स्टेटहुड दे के यहाँ पे एक ऐसी सरकार बने जो फिर सेपरेटिस्ट की अपीजमेंट पॉलिसी करे, और जो सारी सक्सेस 5 सालों में मिली है लॉ एंड ऑर्डर में, वो सक्सेस मतलब वापस हो जाए। चाहे मुझे ये लगता है कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सरकार भी बन जाती तो केंद्र सरकार इतनी जल्दी स्टेटहुड नहीं देती। अभी भी मुझे लगता है कि इतनी जल्दी स्टेटहुड नहीं मिलेगा जब तक केंद्र सरकार पूरी तरह से ये आश्वस्त ना हो जाए कि अब जम्मू कश्मीर में जो पीस है वो सस्टेनेबल है। अब पीस जो है, जैसे ये कहा जाता है कि अभी पीस जो है ये
तूफान से पहले की शांति है। अगर ऐसा इंप्रेशन केंद्र के दिमाग में चला गया तो फिर स्टेटहुड जल्दी मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर केंद्र को लगा कि जो भी पीस है ये सस्टेन रहेगी तो फिर स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इतनी जल्दी केंद्र इतना बड़ा जुआ नहीं खेलेगा। और शायद यही चीज है कि स्टेटहुड मिलेगा, कब मिलेगा कोई पता नहीं है उमर अब्दुल्ला साहब को भी। और इसीलिए वो शायद उन्होंने इंटरव्यू में एक बात और कही, आपने भी इंटरव्यू देखा होगा, कि असेंबली विद जो यूटी विद असेंबली, कि यूटी विद असेंबली होनी ही नहीं चाहिए, एक बकवास है। तो कहीं ना कहीं उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि परेशान है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, और यूटी विद असेंबलीज का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर उमर अब्दुल्ला खुश नहीं है, खुलकर वो काम नहीं कर पा रहे। ये बयान उनका जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं काफी मजबूरी में उमर अब्दुल्ला काम कर रहे हैं, और एलजी जो है वही सुप्रीम पावर है। देखिए नरेश जी, आपने भी इंटरव्यू देखा, मैंने भी देखा, और मैंने भी ये ऑब्जर्व किया कि उस इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा गुस्से में उमर अब्दुल्ला इसी सवाल पे हुए जब उन्होंने वर्ड बकवास यूज किया। वो आपने देखा कि बार बार वो बकवास कर रहे थे, ये बिल्कुल, बकवास बिल्कुल। वर्ड यूज कर रहे थे कि ये बकवास सिस्टम है, ये बकवास सिस्टम है, ये होना नहीं चाहिए। इट मीन्स आपकी बात को पूरा मैं इंडोर्स करता हूँ कि उन्होंने ये, उनमें फ्रस्ट्रेशन है कि बिल्कुल। ऐसे सिस्टम में जहाँ जो मैं इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद मेरे पास ऐसी पावर नहीं है जैसी मैंने पहले एंजॉय की 2008 से लेकर 2014 तक। तो नेचुरली चीफ मिनिस्टर भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड मिले ताकि वो फुल फ्लेज अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाएं। तो लेकिन अब वही केंद्र के पाले में गेंद है, केंद्र कब स्टेटहुड देता है ये केंद्र पे डिपेंड करता है, कब उन अप्रोप्रिएट टाइम जो कहते हैं वो अप्रोप्रिएट टाइम केंद्र की नज़र में कब आएगा। और मुझे लगता है कि ये जो बयानबाजी हो रही है ये आने वाले विधानसभा सत्र को देखते हुए हो रही है। आप सोचिए कि मीरवाइज उमर जो फारूक हैं उन्होंने साफ कहा है कि अगर ये कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी देकर ये हालात जो बदले हैं तो ये एक तरह से बहुत झूठ है, और आप एक ऐसे पद पर बैठे यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, अगर पारा साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब को इसलिए सिक्योरिटी दी गई है क्योंकि अगर वो चुप बैठेंगे तो मतलब कि अगर वो शांत हैं, उनको बिठाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जोर ज़बरदस्ती की गई है उनको सुरक्षा देकर। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल सर एक और उठता है, अगर ये सारे नेता, ये पार्टी, अगर ये 370 को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं या इतने ज़्यादा इनको तिल मिला रहा है कि 370 जो है उस पर डिबेट होनी चाहिए, बात, आपको लगता है कि इनको सड़क पर उतरना चाहिए, पता चल जाएगा कि लोग कितने इनके साथ हैं? हाँ बिल्कुल ललित जी, आपकी बात ठीक है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जब बाकी जितनी भी कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज जो 370 को सपोर्ट करती हैं, जब 370 को हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, तो इतना ये जो मर्जी बहाने बनाएं कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन इतना ज़्यादा भी सरकार ने इतनी कड़ी सुरक्षा भी नहीं की थी कि वहाँ पे उस समय सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट नहीं बिल्कुल। किया जा सकता था। प्रोटेस्ट किया जा सकता था, लेकिन इन पार्टीज ने कोई सिंबॉलिक ही एक अपोजिशन अपनी की, क्योंकि इनको ये मालूम है इन पॉलिटिकल पार्टीज को कि केंद्र में जो सरकार है वो 370 को हटाने को लेकर बड़ी दृढ़ संकल्प थी, उन्होंने हटा दिया। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि ये बात ठीक है, अगर इनको लगता है कि 370 को हमने वापस लाना है तो इनको सड़कों पे आना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि अगर देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ने 370 के हटाने को पर अपनी मुहर लगा दी है, तो उसके बाद तो कोई औचित्य नहीं है, कोई ऐसी मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि ये प्रोटेस्ट करें या इसको दोबारा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका इशू बनाएं, लोगों को और एक्सप्लॉइट करने की शायद उमर अब्दुल्ला का कुछ देर पहले ये बयान भी आया था कि जिस सरकार ने 370 हटाया उस सरकार से हम मांग नहीं कर सकते हैं, कल को कोई दूसरी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम अपनी जो मांग लेकिन है नरेश, वो दूसरा करेंगे। ये भी है, मुझे लगता है ये जितने बयानबाजी आ रही है फिक्सिंग है। अब मैं फिक्सिंग इसलिए कहूँगा, उमर अब्दुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि ये बकवास है, डुअल पावर नहीं होनी चाहिए, यूटी अगर देनी है तो फिर लेह लद्दाख की तरह दीजिए, यहाँ पर असेंबली ना हो। ये सब मुझे लगता है कि लोगों को गुमराह करने के लिए है, क्योंकि इन्हें पता है कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है। अगर मैं जब विधानसभा में जाऊँगा बजट सेशन में, तो मैं किस तरह के लोगों के जो मुद्दे हैं वो किस तरह से मैं हल कर पाऊंगा, किस तरह से मैं लोगों को वहाँ पर यकीन दिलवाऊंगा कि नहीं, आपने मुझे चुना है तो मैं आपके मसले हल करूंगा।
और ये मुद्दे लाकर देखिए, मैं पूरा बता रहा हूं, ये मुद्दे 370 उठेगा, और जब उठेगा भारतीय जनता पार्टी वहां पर शोर हल्ला वगैरह करेगी, और ये सेशन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। आज इतने दिन के लिए ये विधानसभा भंग कर दी गई, इतने घंटे के लिए कर दी गई, 1 दिन कर दी गई, 2 दिन कर दी गई, यही सब होने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई भी नेता ईमानदार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, अगर वो ईमानदार होती तो वो यहां पर सड़क पर उतरती कि भाई साहब बजट को छोड़िए, हम बाद में देखेंगे, पहले आप 200 यूनिट जो आपने किया वो वादा पूरा कीजिए। आप बिल्कुल लोग, आप तो जब आए थे आपने कहा था कि हम डेली वेजेस का मुद्दा फटाफट हल कर लेंगे, आपने वो नहीं किया। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो सिलेंडर वगैरह, वो ये तो लोगों के साथ जुड़े हुए ना, बाकी हम पॉलिटिकल मुद्दे बजट हैं। देखना होगा ललित जी, बजट पर देखना होगा, बजट पर क्या ऐलान किए जाते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जो वादे जनता के, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए गए हैं, उस पर क्या बात, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का रुख रहता है, बड़ा देखना ये दिलचस्प होगा। लेकिन अजलास से पहले, सेशन से पहले उमर अब्दुल्ला का जो इंटरव्यू, जिसमें कई मुद्दों पर उन्होंने बात की, इस पर सियासी घमासान हो सकता है कि इजलास में मच जाए। और देखना यह भी होगा कि उमर सरकार ने जो अपने वादे थे चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में किए थे, उस पर कितनी खरी उतरती है, देखना दिलचस्प होगा। दोनों ही पत्रकारों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।